नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के D30 में। कल हम लोग नहीं मिल पाए थे, आपकी बिल्डिंग में कुछ काम चल रहे थे, कल काम नहीं हो पाया। कुछ कभी कभी होता है ना कि काम बंद करना पड़ता है, तो इस कारण से हम लोग कल नहीं मिल पाए थे। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, आज का सेशन ये कर रहे हैं। करंट अफेयर तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में हमको करना है। आज शनिवार है तो शनिवार के लिहाज से हम लोग साइंस का एक टॉपिक करेंगे, कार्य ऊर्जा पर ये टॉपिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं 20 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो पढ़िए आप और उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। अब ये क्वेश्चन एक दिन हमने और देखा था, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हमने एक दिन और किया था, लेकिन वो टॉपिक दूसरा था, यहाँ पे दूसरा है। इसी अपक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं। यहाँ पे हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसके तहत इसको हम देख रहे हैं। तो जब नाभिक दो बराबर नाभिकों में टूटते हैं तो विखंडन कहलाता है। उस दिन भी हमने आपको बताया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये जो परमाणु भट्टियां हैं, परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां, इसी अपक्रिया के आधार पर बनाई जाती है। जो फिजन होता है इसी के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही जो प्रक्रिया है, अगर ये ना होती तो भट्टी कैसे बनती। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यही बातें लिखी हुई हैं, व्याख्या में भी आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब, अगर विखंडन ना होता तो भट्टी किस काम की होती। और परमाणु विखंडन के आधार पर ही भट्टियों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन या दोनों है, क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होता है, नाभिक जब संलयित होते हैं तो उनके द्रव्यमान में जो जिनका संलयन होता है, तो नाभिकों का जो सम्मिलन होता है, सम्मिलित होते हैं, उसके द्रव्यमान में ये ध्यान रखना है आपको कि नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होगा उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। मान लीजिए कि ए का कुछ द्रव्यमान है और बी का कुछ द्रव्यमान है, तो इनका टोटल का जो द्रव्यमान होता, अगर सी बना ये जो कि इसके संलयन के परिणाम स्वरूप बना, तो सी का द्रव्यमान कम रहेगा, इनका सम्मिलित द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। ये यहाँ पर समझना चाहिए आपको। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, बात समझ में आ गई। तो इनका कम होता है द्रव्यमान, और ये जो कमी आती है द्रव्यमान में, जो कमी ये आ रही है, ये ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इसी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर mc स्क्वायर, तो इसी से इसको ज्ञात किया जाता है। E बराबर एनर्जी क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि उसका रूप परिवर्तित होता रहता है, ना वो बनती है ना नष्ट होती है। तो सूर्य के निरंतर जो संलयन की क्रिया है उसी का परिणाम है उसकी ऊर्जा, और सूर्य के अंदर संलयन क्रिया होती है, उसी से ये ऊर्जा मिलती है। और इतनी ज्यादा होती है कि आप समझ सकते हैं कि पूरी पृथ्वी का जो आप ये उपयोग कर रहे हैं, बिजली, पानी और दुनिया भर का माध्यम अपना के विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, ये सब उसका बहुत अंश मात्र होगा। जरा सा अगर उसका कुछ ऐसा उपाय कर लिया जाए, जैसे किया भी जा रहा है, सौर ऊर्जा उसी का परिणाम है, लेकिन पूरा कंसंट्रेट कर ले तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, और दूसरा है कि वाट घंटा भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। अब आप बताइए, क्या ये दोनों बात सही हो सकती है। वाट सेकंड, तो वाट सेकंड अगर है तो वाट घंटा क्यों नहीं हो जाएगा। आप कोई चीज पर सेकंड में नाप रहे हैं और कोई चीज आपने पर आवर नाप लिया, तो आवर क्या है, सेकंड का ही बड़ा रूप है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक है और वाट घंटा भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, और दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं, दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है। यह प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा गया है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है। तो ये 746 वाट में एक अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हार्स पावर, हार्स पावर कहते हैं। हार्स माने घोड़ा, तो घोड़े वाला पावर, अश्व, अश्व माने घोड़ा ही तो होता है, तो घोड़े वाला पावर। और यहां पर एक फार्मूला मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो फार्मूला क्या है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट
और 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है, 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा के, जहां पे भी किलो लगा रहेगा, किलो इक्वल टू 1000 होता है। ये सीधा फार्मूला याद रखिए, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, ठीक है। घंटा लगा तो घंटा लगा दीजिए। 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है, कई बार आपसे पूछा गया है, और 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। ये सेकंड है, इसको घंटे में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 होगा, और 60 गुणे 60 बराबर 3600, तो यही 3600 जूल आ गया, और एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, 1 हार्स पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और दूसरा है कि शक्ति का मात्रक न्यूटन होता है। कोई वस्तु किस दर से कार्य कर रही है, ये उसके पावर पे डिपेंड करता है, उसको पावर कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, और शक्ति का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन शक्ति का मात्रक जो है वो न्यूटन नहीं होता है। क्या होता है शक्ति का मात्रक? क्या होता है? कार्य बटे समय से शक्ति आप निकालते हैं ना, और शक्ति का मात्रक अगर वाट लिखा हुआ था यहाँ पर तो वाट सही हो जाता, शक्ति का मात्रक वाट अगर लिखा होता तो सही हो जाता। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है, ठीक है। और ये जो शक्ति का मात्रक आपको यहाँ पे न्यूटन दिया है वो गलत दिया था, तो यही चीजें आपको देखनी है। जैसे ये क्वेश्चन तो बड़े सरल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो। शक्ति वह माप है जो बताती है कि कार्य कितनी शीघ्रता से या कितनी विलंबता से किया जाता है। अगर आप में शक्ति है तो आप काम जल्दी कर सकते हैं, शक्ति नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे भावनाएं मत लाइएगा कि हमारा शक्ति है लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये फिजिक्स है, यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है ना। यदि टी समय में डब्ल्यू कार्य होता है और शक्ति पी फॉर पावर, शक्ति को पी कर ले तो ये क्या होता है डब्ल्यू बाई टी, ठीक है ना। डब्ल्यू कार्य है और इसमें समय टी लग रहा है, तो ये दर निकल आती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है 1 वाट में, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर आप लगाइए और इसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यहाँ पे आप इसको जब विद्युत देंगे तो ये राउंड करेगा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके आप इसे चक्की चलाइए, पानी वाला पंखा चला लीजिए, या गाड़ी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको चला लीजिए, ऐसे ही तो होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर ये बात आपसे कही जाए तो विद्युत सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है और उससे विद्युत ऊर्जा मिलती है हमको, तो उससे हम बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, मोबाइल फोन आपका चलता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस चलती है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण और देखिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, सितार में यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। सितार बजाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा उसमें होती है, कंपन होता है, ध्वनि निकलती है, और वही ध्वनि मधुर ध्वनि अगर आपको बजाना आता है तो, और नहीं तो वो बहुत बेकार ध्वनि लगती है। और विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। यूपीएससी से लगा के दरोगा भर्ती और जितनी भी भर्तियां होती हैं सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अब बताइए। तो इसको आप, ये उसमें लिस्ट में नहीं दिया था। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि आप एक यंत्र लीजिए और उस पर यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इसको घुमाइए और इससे कुछ जनरेट हो, क्या विद्युत जनरेट हो जाए, तो ये डायनमो इसको बोलते हैं। डायनमो को घुमाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकल रही है ये वास्तव में थी क्या, यांत्रिक ऊर्जा, इसको घुमाने से हो रही है। जो टरबाइन होती है, टरबाइन के जो मोटर होते हैं, डायनमो होते हैं, वो आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो जनरेटर सेट होता है, जनरेटर सेट में ये लगे होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वही देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए हैं। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ध्वनि ऊर्जा होती है, आप बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल के तरंगें भेज के आपके चहेतों से बात करा देता है। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इनको सबको ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। सौर सेल प्रायः जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जर्मेनियम जैसे अर्धचालक यहां पर दिया हुआ है, अर्धचालक से तो बनाए जाते हैं लेकिन जर्मेनियम नहीं। यहाँ पे जर्मेनियम की जगह का अगर आपको सिलिकॉन दिया होता, गैलियम दिया होता, इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है, जर्मेनियम से नहीं। तो पहला गलत है। और दूसरा यहाँ पर सही है कि सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश उसको मिलती है
सौर पैनल आप लगा दीजिए और इस पे प्रकाश पड़ रहा है, और प्रकाश इसको फिर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है विद्युत ऊर्जा में। बैटरी चार्ज करिए, डायरेक्ट इसका यूज करिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन सौर सेलों में सिलिकॉन और गैलियम, ये अर्धचालक, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स, इनका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और गैलियम, सिलिकॉन और गैलियम का उपयोग किसमें किया जाता है, एक प्रश्न ये बना। और ये सेमीकंडक्टर जो बनाए जाते हैं सोलर सेल में, किसके बनाए जाते हैं, एक अलग से प्रश्न ये भी बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है। अब इसकी व्याख्या आप देख चुके हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। और ये जो विद्युत ऊर्जा है, इसको आप चार्जिंग में उपयोग कर लीजिए, आप डायरेक्ट इससे फैन चला लीजिए, डायरेक्ट आप इससे बल्ब जला लीजिए, एलईडी जला लीजिए, डायरेक्ट आप इससे मोबाइल फोन चार्ज कर लीजिए, कुछ भी करिए, है तो वो विद्युत ऊर्जा ही ना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, जिनमें संलयन होता है, संलयन होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, और इनसे जिससे अधिक मात्रा में यह ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा हमारे विभिन्न जो माध्यम है उनमें मुख्य स्रोत यही है। जीवाश्म ईंधन का भी स्रोत कहां से, सूर्य से ही है। जितनी ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है, उसका प्रधान स्रोत कौन है, इनिशियल सोर्स क्या है, वो सन है, सूरज है। सर्वप्रथम सौर सेल का विकास कब किया गया, तो 1954 में ही कर दिया गया था, लेकिन आज जाके हम उसका व्यापक तौर पर उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी चार्ज होने वाले जो बैटरीज धूप में आप रख दीजिए, चार्ज 20-25 साल पहले ही चलन में आ गई थी, लेकिन अब जाके व्यापक उपयोग हम कर पा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य का लगभग 70% द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है, पहला स्टेटमेंट। और सूर्य के केंद्र में 2 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 70% द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन का बना है, लेकिन इसमें मैंने अभी आपको बताया है कि दूसरे में 4 हाइड्रोजन नाभिक जब मिलते हैं तब हीलियम नाभिक ये बनाते हैं संलयित होके। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप इस रूप में भी तैयार कर लीजिए कि जैसे 70% जो द्रव्यमान है, तो ये किससे बना है, हाइड्रोजन से, बाकी 28% हीलियम से है, और 10 बचा, ये 98 हो गया, 2% बचा, 2% में अन्य भारी तत्व है। तो एक रूप में ये आप तैयार रखिए, ये डेटा यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक होते हैं, और ये जब संलयित होते हैं तो हीलियम नाभिक बनाते हैं, इससे ऊर्जा निकलती है। विश्व के सभी देशों द्वारा एक वर्ष में जितनी ऊर्जा की खपत होती है, उसकी लगभग 50,000 गुना ऊर्जा सूर्य की किरणें पृथ्वी तल पर प्रतिदिन भेजती हैं। यहां पर देखिए पूरे साल की बात हो रही है, उससे 50,000 गुना एक दिन में। सोचिए कितना बड़ा भंडार है, कितना महान है सूर्य, तब भी कोई घमंड नहीं करता है। प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल, ये एक माध्यम है। प्रकाश विद्युत सेल आप लीजिए और उससे सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करिए। और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कोयला है, यहां पर दिया हुआ है। अब पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है, ये यहां पर कोयला दिया है। सौर ऊर्जा विविध प्रकार से आपको मिलती है ना। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं उनका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त आप करके उसका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनका जो भोजन बनता है इसी के सहारे बनता है। सौर ऊर्जा विविध अन्य तरीके से प्रयोग में आती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है यहाँ पर दिया है कि कोयला है, तो कोयला नहीं, ये यहाँ पे सूर्य दिया होता तो यही सही होता है ना। ये कोल नहीं है, सूर्य दिया होता तो ये ज्यादा सही होता। अब पूरी पृथ्वी पे पूछ रहा है, वैसे आपसे पूछता कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, सोर्स उसमें कोयला पेट्रोलियम ये सब देता, तो वो अलग प्रश्न बन जाता। यहाँ पर ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्रोत आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का, तो सूर्य ही आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन बताना है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, सीधे सूर्य से मिलती है। ठीक है, और सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यही है सौर ऊर्जा क्या है।
सूरज की ऊर्जा को लीजिए, विद्युत ऊर्जा में बदल दीजिए, तभी तो सौर ऊर्जा मिलेगी आपको। तो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन, मतलब पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, यही बात ही है, यही होता ही है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में सूर्य की ऊर्जा आप देखते हैं, जीवाश्म ईंधनों में देख सकते हैं, कोयला भी जो आप देखते हैं वो सूर्य की ऊर्जा थी जो उसमें समाहित है, आप उसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम भी ऐसे ही है, सोलर एनर्जी आप देख ही रहे हैं। जो पवन ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा भी सूर्य के कारण ही हवाएं चलती हैं, तापांतर के कारण चलती हैं, और इस कारण से पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा से फिर जब आप टरबाइन चलाते हैं तो उससे फिर विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको तैयार रखिए। अगला प्रश्न है, नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये जो ऊर्जा है नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया है, और नाभिकीय अभिक्रिया जब होगी तो इसको नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। लेकिन नियंत्रित होती है, अनियंत्रित नहीं, अनकंट्रोल्ड नहीं होती है। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तब तो ये बम बन जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। ठीक है, तो नियंत्रित अभिक्रिया, और नियंत्रित करने के लिए फिर इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इन सब पे बैलेंस स्थापित किया जाता है। कैसे क्या होता है आपको मैंने उस दिन भी बताया था इसके बारे में, कैसे प्रक्रिया को धीमे करते हैं, तेज करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो उस चैप्टर में इसको हमने डिस्कस किया था। भाप इंजन में भाप का फैलना और ठंडी होना उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। भाप इंजन और उसमें भाप फैल रहा है और ठंडा हो रहा है, तो ये उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। उष्मा यही होती है। और कोयले का दहन रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। जब कोयले का दहन होता है तो रासायनिक ऊर्जा का ये उदाहरण है ना। कोयले का दहन है तो उष्माशोषी, उष्माक्षेपी क्रियाएं हैं, जल अपघटन है, तो ये सब रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो भाप इंजन में भाप का फैलना, ठंडा होना, ये सब उष्मीय ऊर्जा है। किसी भाप इंजन में फैल रही है भाप, ठंडी हो रही है, ये उष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा जैसे कोयला जल रहा है, जितनी भी जल अपघटन की क्रियाएं, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, चाहे जो आप ले लीजिए, जहां पे हीट का लॉस होता है और जहां पे हीट निकलती है ना, इस तरीके से जितनी भी ये क्रियाएं हैं सब रासायनिक केमिकल एनर्जी का उदाहरण है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव नहीं है। अरे निकलती नहीं, नष्ट नहीं होती, तो एक दूसरे से रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही तो होती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये जाती ही तो है, तो दूसरा तो वैसे ही गलत दिया हुआ है। अगर नहीं है तो ऐसा बनती भी नहीं, नष्ट भी नहीं होती, तो होता क्या है, रूपांतरण ही तो होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसका रूपांतरण ही होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान्य अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी? अब बताइए, किसी वस्तु का जब द्रव्यमान लेंगे तो 2 गुना कर दीजिए उसको, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? फार्मूला इसका होता है, आप फार्मूले में मत पढ़िए, सीधे ध्यान रखिए कि उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसको आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। सीधा इसको याद कर लीजिए, ज्यादा डेरिवेशन और इसमें मत पढ़िए। ठीक है, नहीं तो ये फार्मूला आपको टफ लगने लगेगा। द्रव्यमान अगर 2 गुना तो 2 गुनी, आधा तो आधी, सीधा ये फार्मूला है। 2 गुना कह रहा है 2 गुना, आधा कह रहा है आधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गति के कारण हो रही है तो जा माने उत्पन्न होना, और गति में जा लगा दीजिए, गतिज हो गया, तो गति से उत्पन्न तो गतिज ऊर्जा। बी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई? तो गति के कारण उत्पन्न हो रही है, जहां पे गति से ऊर्जा हो रही है तो उसको गतिज ऊर्जा कह देंगे। बंदूक की गोली निकलती है, गति होती है उसमें, विरामावस्था में बंदूक की गोली क्या रखी है, उसको छुएंगे तो करंट थोड़ी मारेगी, गति आ गई उसमें, बुलेट गई, लग गई, इंसान मर गया। ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो ऐसे आप ध्यान रखिए कि गति के कारण उसका जा माने उत्पन्न होना, गति से जो उत्पन्न हो, गति से जो उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितनी क्षमता है इसको ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, उसी को एनर्जी कहते हैं, है ना, उसी को सॉरी एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति जो है, उस स्थिति में परिवर्तन अगर हुआ
तो उसमें जो निहित ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु की उसकी आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो निहित ऊर्जा होती है वो वास्तव में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया है। पहला सही है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फंक्शन इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये पहला ऑप्शन, इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो ही तरीके की ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एक स्थितिज और एक गतिज। स्थितिज मतलब किसी वस्तु की आकृति और स्थिति में परिवर्तन के कारण, जैसे टरबाइन पर ऊंचाई से जल छोड़ा गया तो टरबाइन में गति उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये ऊर्जा ऊंचे तल पर संचित होने के कारण ही तो उत्पन्न हुई, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। और स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh होता है। m द्रव्यमान है, g त्वरण है और h पदार्थ की ऊंचाई होती है। ऊंचाई जितनी जितनी बढ़ेगी ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी, द्रव्यमान जितना बढ़ेगा बढ़ जाएगी, ग्रेविटी जितनी बढ़ेगी, मतलब जी त्वरण है यहाँ पे, त्वरण जितना बढ़ेगा उतनी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक वाट होता है और दूसरा दिया हुआ है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये दोनों बातें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है और इसी को कार्य कहते हैं। जैसे आप हिंदी में भी ग्रामर में पढ़ते हैं, तो अब वहां पे मैं हिंदी पढ़ाऊं अगर आपको, तो उसमें जैसे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया आपने पढ़ा। अब जैसे कोई आप काम कर रहे हैं जिसमें लग रहा है, कार्य का होना लग रहा है, वैसे ही समझ लीजिए कि कार्य क्या है। कार्य वो है कि उसमें बल लगाइए तो उसमें बल की दिशा में कुछ विस्थापन हो, दिखे कि हाँ हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो विस्थापन करने को ही कार्य कहा जाता है। और कार्य बल और बल की दिशा में हर विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और दिशा की क्योंकि बात है तो इसलिए सदिश राशि है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक सदिश राशि हो जाएगी। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है, ये भी पूछा जाएगा, तो ये भी आप सही टिक कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। अब बताइए, ये परिभाषा बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जो अभी हमने आपको समझाया था उस क्वेश्चन में, तो ये भी दोनों बातें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। वर्क बराबर फोर्स इंटू जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो, ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। सी बराबर, मतलब वो सी ऑप्शन इसका सही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इसका होता है ना। तो ये आपके आज के टॉपिक के प्रश्न रहे। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर, और करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? G20 सम्मेलन में भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? पीसीएस में एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया शेरपा वाला, ठीक है। तो G20 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। तो यह है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल है क्या? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी को इसमें मत टिक कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को, न राजनाथ सिंह। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया। G20 क्या है कई बार बता चुका हूं, पुराने आपके डेली 30 के कई करंट अफेयर में ये दिया हुआ है, देखिएगा। और G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता में होने वाला है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करने वाला है, और 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट आयोजित करने वाला है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने परसों जो डेली 30 किया था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये हमने सेट किया था, और उस क्वेश्चन में अब मुझे भी ध्यान नहीं रह गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। 2022 मैंने बता दिया था, क्वेश्चन वो सेट था। कैसे हुआ, स्टाफ से गलत हुआ, लेकिन मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं पूर्णतया। स्टाफ से कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहता हूं। 2023 वहां पे होना चाहिए था, और 2023 ये ध्यान रखना, ये अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। 22 में बाली में हो रहा है, बाली अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं 2014 से, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार शेरपा नियुक्त किया गया है किसको, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत कब पहली बार करेगा मेजबानी
ये भी ध्यान रखना है। मतलब G20 लीडर समिट आयोजित करेगा पहली बार, कब, ये भी आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 2023 ये हो जाएगा, उस क्वेश्चन को आप दुरुस्त कर लीजिए। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है, और ये दिवस जो है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, यानी कि शिक्षा सुचारू रूप से हो पाए, 9 सितंबर 9 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9 सितंबर को ईवी ये डे मनाया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 9 सितंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, अभी उस पर प्रश्न भी आएगा, हिमालय दिवस। हिमालय दिवस भी 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो 3 दिवस हैं ये 9 सितंबर वाले। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले इसको 2020 में मनाया था, 9 सितंबर 2020 को। इस बार ये सेकंड मनाया जा रहा है, दूसरा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 74/275 है, इसको अपना के इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कौन सा देश है इसको लॉन्च करने वाला? है क्या? पृथ्वी का अवलोकन करने वाला, है ना, ये एक उपग्रह है, ऑब्जर्वेशन करेगा, ये पृथ्वी का, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, ऐसा सैटेलाइट है। नाम है इसको गाओफेन 502। तो ये है चीन का। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चीन ने जो इसको लॉन्च किया है, तो ये अभी लॉन्ग मार्च 4C जो रॉकेट है उसका, उससे लॉन्च किया है। और ये पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों की श्रृंखला में 24वां उसका उपग्रह है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी भी ये करेगा। गगनयान 502 के बारे में बात किया जाए तो ये हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए इसका उपयोग होगा, जिससे वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार हो सके। अगला जो प्रश्न है, किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाले सबसे बड़े संयंत्र का संचालन प्रारंभ हुआ? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, और ये संयंत्र जो शुरू हुआ है ये आइसलैंड में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइसलैंड में ये संचालन शुरू हो गया है इस संयंत्र का, और दुनिया का ये सबसे बड़ा ये ऐसा है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करेगा। बात समझ में आई? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, और ये प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 सोख लेगा, और हवा से सीधे कैप्चर करेगा, 1000 मीटर की गहराई में जाके इसको डिपॉजिट कर देगा। तो ये सब बातें पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इन्वायरमेंट की दृष्टि से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना। और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग है। आइसलैंड की बात करें तो रेकजाविक इसकी राजधानी है। आइसलैंड की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है, और यूरोप महाद्वीप में ये आपका आइसलैंड स्थल है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 9 सितंबर 2021 को किस राज्य ने हिमालय दिवस मनाया? हिमालय दिवस एक राज्य मनाता है, और वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। तो जो 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपका मनाता है उत्तराखंड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना चाहता हूं कि अगर GIC लेक्चरर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आप अभी भी ज्वाइन करके पूरे टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। उसमें कोई भी टेस्ट आपका नहीं, ऐसा नहीं है कि ना मिले, कटौती हो जाए, सब मिलेगा। करंट अफेयर का PDF कल हम GIC लेक्चरर वाला आपका उसमें, या अभी रहेगा तो अभी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम को फॉलो करके उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और जितने लोगों ने कोर्स लिया है उनके अकाउंट पे भी हम उसको डाल देंगे, उनके स्टडी मटेरियल में वो पड़ जाएगा। ठीक है ना। और सफलता का जो बैच चल रहा था, इसी कुछ डिस्टरबेंस के कारण उसमें क्लासेस नहीं हो रही थी, कुछ और तकनीकी समस्याएं थी, तो इधर जो पिछले हफ्ते क्लासेस नहीं हुई है, आगे से वो क्लास स्टार्ट होकर उनका टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएगा, और उनका 1 महीने टेस्ट चलेगा, क्योंकि टेस्ट लास्ट में जब देते हैं तभी उसमें कामगिर भी होता है वो। तो इन सब चीजों के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये उत्तराखंड ने मनाया है, उत्तराखंड ने इसको मनाया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से इसको मनाया है। और ये जो दिवस है इसकी थीम इस बार थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, है ना। आजादी का अमृत महोत्सव, हर चीज में तो ये जुड़ जा रहा है। अब इस बार पता चला पूरे साल हम लोग पेट्रोल भी डलवाते हैं तो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये अमृत इतना जहरीला है कि हम क्या बताएं। ठीक है, तो सरकार को इसमें अमृत महोत्सव में कुछ तो करना चाहिए जिसे अच्छा लगे। तो हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है।
2015 से इसको शुरू किया गया था। और उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करें, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल इसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, परसों भी इनकी नियुक्ति हुई है, कल ही हुई है। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। 3 मुख्यमंत्री इधर, मतलब 2 बदले, तीसरे हैं ये कुछ ही चंद महीनों में। और उत्तराखंड की राजधानियां 2 हैं, एक देहरादून है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे 2024 से 2027 तक एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू क्या है? कैग है। कैग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पॉलिटी में भी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया है, इसके बारे में वहां पर भी हमने डिस्कशन किया था। और इनको 2024 से 27 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। और ये 56वें शासी निकाय द्वारा इनको चुना गया। और भारत 2024 में जो ये समूह है, ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? 16वीं असेंबली की मेजबानी। और ये जो ASOSAI है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अंतरराष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूह में से एक है। अब एशिया स्तर पर यह काम करता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये क्षेत्रीय ही हो जाएगा। 1979 में 11 सदस्यों के साथ इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जो सदस्यता है, सदस्य और सहयोगी सदस्य जो शामिल हैं, और उसमें सबके बारे में बात की जाती है, सबकी बातें इसमें सुनी जाती हैं। सदस्यता फिर इसमें बढ़ भी घट सकती है, घट भी सकती है, ये सब तो समय समय पर होता ही रहता है। 3 साल में एक बार बैठक का आयोजन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से आप देखिए। बिटकॉइन को कानूनी निविदा, लीगल टेंडर, है ना, लीगल टेंडर, जब नोटबंदी हुई थी तो यही शब्द मोदी जी ने इस्तेमाल किया था। तो बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश। अब बिटकॉइन वहां पर क्या होगी? बिटकॉइन वहां पर कानूनी रूप से वैध हो जाएगी, लीगल टेंडर हो जाएगी। और ऐसा करने वाला जो देश है वो है एल सैल्वाडोर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एल सैल्वाडोर का लोकेशन आपको पता है? आपको देशों का लोकेशन तो पता होना चाहिए। दुनिया का पहला देश ये बन गया है ऐसा करने वाला कि जहां पे लीगल टेंडर होगा बिटकॉइन, है ना। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार से देश को जो मतलब उसने देखा कि इसमें भविष्य है, तो उसने अपना लीगल टेंडर उसको बना लिया, है ना। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे देखिए रूप चेंज हो रहा है, पैसे का रूप बदल रहा है, ठीक है। और एल सैल्वाडोर की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो सैन सैल्वाडोर है। नाम देश का सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर, राजधानी जो है वो सैन सैल्वाडोर है, सैन सैल्वाडोर। और अल सैल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और अगले प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ मुख्यमंत्री और राज्य दिए हुए हैं हाल ही में जिन्होंने 4-6 महीने में इस्तीफा दिया है साल भर के अंदर। तो इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री और राज्य: त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड, BS येदियुरप्पा तमिलनाडु, विजय रूपानी गुजरात और तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड। विजय रूपानी ने अभी यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से आज ही इस्तीफा दे दिया है, तो ये तो सही है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड सही है। त्रिवेंद्र रावत की जगह पे तीरथ सिंह रावत बने थे, है ना, नहीं, तीरथ रावत की जगह पे त्रिवेंद्र सिंह रावत और उस त्रिवेंद्र रावत और उसके बाद में ये धामी आ गए हैं, तो ये उत्तराखंड वाले दोनों सही है। BS येदियुरप्पा जो है ये गलत दिया हुआ है, यहां पर हो जाता कर्नाटक अगर तो ये भी सही हो जाता, तमिलनाडु नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बात समझ में आ रही है? अभी विजय रूपानी ने, वहां के राज्यपाल है गुजरात के देवव्रत, आचार्य देवव्रत, तो उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। और गांधीनगर में बैठक हुई तो उसमें बताया गया कि मतलब हम व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कारण कुछ नहीं होते हैं, ज्यादातर इसमें 99% पॉलिटिकल कारण होते हैं। तो सरदार धाम भवन का उद्घाटन अभी यहाँ पे किया गया है PM मोदी की जगह पे, मतलब वहां पे, और इनको पद से हटाया गया है ना। तो और भी भूमि पूजन चल रहे हैं, छात्रावास का भूमि पूजन चल रहा है, लेकिन रूपानी की तो हालत खराब हो गई भाई, उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, है ना। और रूपानी हाल के महीनों में देखा जाए तो ये चौथे मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले ये लोग भी इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने चर्चा की है। 2 लोग उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है उसके अध्यक्ष कौन है? और ये अध्यक्ष आज ही नियुक्त हुए हैं, आजकल में इनकी नियुक्ति हुई है। और इनका नाम है क्या? इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो सरदार जी हैं,
ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और कई पदक भी जीत चुके हैं ये। और इन्होंने किताबें भी 14 लिखी हैं। जपजी साहब एक विचार, गुरबानी एक विचार, राज करेगा खालसा, मतलब इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं। सिख दर्शन और इतिहास पर इन्होंने 14 किताबें लिख डाली हैं और ये माइनॉरिटी जो कमीशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, किताबें भी कभी कभी पूछी जाती हैं, किताबों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे ही अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको तैयार करना है, तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो चलते हैं वो यूपी पीसीएस और साथ में आरओ जीआईसी लेक्चरर का, ये सब टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारे पास है। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, व्याख्या आपको जैसे इसमें दिख रही है ऐसी ही व्याख्या हम देते हैं। एक क्वेश्चन के भरोसे आपका 3-4 क्वेश्चन तैयार होता है। और अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये तो बनाते ही रहते हैं कंपनी वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक नहीं, ओलंपिक में, ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वहां पर, और इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। अपने ब्रांड का एम्बेसडर इनको बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में जो ऐतिहासिक जीत हुई उसके बाद में भाला फेंक का तो भविष्य ही बदल गया है ना। लोग तो ये भी कहने लगे फेंकना हो तो कुछ ऐसा फेंको। उन्होंने लगातार उच्च मानक स्थापित किए हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो भाई उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आप भी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सब लोग आपको वैल्यू देने लगेंगे, है ना। तो नीरज चोपड़ा को टाटा ने, टाटा जो एआईए लाइफ इंश्योरेंस है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको ये कैसा लगा डेली 30 जरूर बताएं। और जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको देते रहें, जुड़े रहें। कल आप लोगों का टेस्ट है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट और खूब अच्छे से आप लोग टेस्ट दें और अच्छा पेपर आप करें। पेपर सामान्य सा आएगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। रिवीजन इसका उद्देश्य होता है, तैयारी उद्देश्य होता है, लेकिन टेस्ट सारे लोग दें। थैंक यू सो मच। हाँ, टेस्ट वही लोग दे सकते हैं जिन लोगों ने 109 का सब्सक्रिप्शन लिया है। इतना हम लोगों को करना पड़ता है, टीम वर्क होता है, बाकी वीडियो तो सबके लिए फ्री है। थैंक यू सो मच।